तो हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो गोदान उपन्यास से संबंधित है। तो हम लोग बात करेंगे गोदान उपन्यास के सारांश की, कथा की बात करेंगे। साथ ही उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जो है वो 100 प्रश्नों पर की चर्चा करेंगे, जो कि वीडियो जो है थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसमें हम कथाओं के साथ साथ प्रेमचंद के संबंध में भी बात करेंगे, कथा के गोदान कथा के संबंध में भी बात करेंगे, और साथ ही इससे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। यदि हम बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वो 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के पास एक गांव लमही है, तो लमही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद तेतर थे, अर्थात 3 लड़कियों के बाद इनका जन्म हुआ था। ऊपर से इनकी 2 बहनें जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गई, और तीसरी जो बहन थी सुग्गी, जिसका नाम था, वो बच गई थी। इनके माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। प्रेमचंद के दादा गुरसहाय राय पटवारी थे, और पिता जो थे वो पोस्ट मास्टर थे। प्रेमचंद जब मात्र 8 साल के थे तभी इनके माता पिता का एक गंभीर बीमारी के कारण जो है वो निधन हो गया। पिता ने प्रेमचंद का नाम धनपत राय तथा ताऊ ने जो है वो नवाब राय नाम दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक जो है दयाराम निगम के द्वारा जो है वो आ, दिया गया था। तो यदि हम बात करें उपन्यास की कथा की, उपन्यास के कथासार की अगर बात किया जाए, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो गोदान का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1936 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। गोदान अगर उपन्यास को अगर आप पढ़ते हैं तो देखेंगे गोदान उपन्यास जो है इसकी शुरुआत होरी राम शब्द से जो है होती है। गोदान उपन्यास में कुल 84 पात्र हैं, जिसमें 56 पुरुष और 28 जो है वो स्त्री पात्र हैं। अगर आर्थिक वर्ग विभाजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभिजात वर्ग के जो पात्रों की संख्या वो 11 है, मध्य वर्ग के पात्रों की संख्या 33 है, और निम्न वर्ग के पात्रों की संख्या कुल जो है वो 44 है। महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान में प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का मणिकांचन जो है वो समन्वय किया है। तो अगर इसकी कथा की बात करें तो अवध प्रांत से 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सिमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है, जबकि राय अमरपाल सिंह जो है वो सिमरी गांव में वो रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता ये लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश में से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सिमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा जो है वो बढ़ जाती है। वह कहता है, यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इनके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। रास्ते में उसे उसके पड़ोस का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गाय को लेकर होरी के मन में गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वो विदुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। चूंकि भोला पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो मर गई थी, तो उसको सगाई का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले आने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। भोला कहता है कि आप गाय उधार ले आओ 80 रुपये की, और चूंकि मेरे पास समस्या है कि मेरे पास भूसे नहीं है, भूसे की मेरे पास कमी है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर यह कहता है कि मैं इसको फिर से ले लूंगा। यह कहकर उसे लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंच जाता है। तो फिर वो सेमरी चला जाता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी जो है उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और हंटर से ठीक करने की बात कह करके और उठकर चले जाते हैं। घर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है तो उसका बेटा उन्हें जो है रंगासियार शब्द से संबोधित करता है और अपनी नफरत को जाहिर करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर जो है बिगड़ जाते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया उस पर कुछ नरम पड़ जाती है। भूसा लेने आता है, भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोचे जो है भूसा भरवा कर पति और बेटे को उसके साथ भूसा पहुंचाने को कहती है कि तुम ले जाओ और दोनों जो है उसके घर भूसा पहुंचा दो। भोला के घर उसकी एक बेटी है विधवा, जिसका नाम जुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है।
दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। जुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है और फिर मिलने का वादा करके जो है वो लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नाद गाड़ी जाती है। गांव वाले कर गाय के लक्षण भी और भी होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। केवल अलगौछा हो गए दो भाई हीरा और शोभा नहीं आते। अलगौछा मतलब अलग हो गए हैं इसके दो भाई, एक का नाम हीरा और एक का नाम शोभा है। ये दोनों जो है उनकी गाय को देखने नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं तो होरी को इस बात का बड़ा दुख होता है कि देखो भाई, सब दुनिया के सभी लोग तो आ गए लेकिन मेरे जो दोनों भाई हैं वो नहीं आए। जब तक हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा है। होरी धनिया से बताता है। धनिया सुनकर उस पर से है जो है वो झगड़ती है। सिमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुषज्ञ नाटक में होरी जनक के मालिक का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपए नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग मौजूद हैं। शहर के मेहमान में बिजली पत्र के संपादक पंडित ओमकारनाथ हैं। वकील दलाल मिस्टर तंखा हैं। दरसाशास्त्र के प्रोफेसर मेहता हैं। मिल मालिक मिस्टर खन्ना हैं और उनकी पत्नी कामिनी या गोविंदी मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद जो है वहां पर मौजूद हैं। वह बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के प्रति जो है वो व्यंग करते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि व्यंग कसते हैं। भोजन के समय मान मदिरा का स्थान छोड़कर ओमकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मालती अपनी बातों से ओमकारनाथ को बुलावे में डालकर शराब पिला देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये का इनाम लेती है। उसी समय पठान के बेस में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं, रुपये ना मिले तो ये गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के बेस में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं पर जो है वो खत्म हो जाती है। उसी से वे सब मिलकर शिकार खेलने जाने का जो है वो कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की जो है उसको देती है। दोनों को अपने घर ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है और वह मेहता की नजर में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तंखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव जाते हैं। खा पीकर खुशी के सारा दिन बिताकर शाम को वापस जो है वो घर लौट आते हैं। होरी के घर गाय आ जाने की से सब खुश हैं। इतने में राय साहब का करिंदा आके कहता है, नौखेराम की बाकी लगान न चुकने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए शाहूकार झिंगुरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर लगी है। जो गाय भोला ने होरी को दी है उसे गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगन चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांध देता है और बीमार शोभा को देखने लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात विष दिए जाने से गाय जो है वो मर जाती है। तो होरी को धनिया को इस हीरा पर शक होने की बात जो है होरी वो बताता है धनिया को, अपनी पत्नी को, कि देखो भाई, मैं रात को जब देख रहा था, लौट रहा था, तो हीरा जो है मेरी गाय के पास था। धनिया हीरा को गालियां देती है। सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झुंगरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को जो है वो मिल नहीं पाता है। पर धनिया के कारण दरोगा को नहीं मिल पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उससे भी रिश्वत के पैसे जो है वसूल करके चला जाता है। इधर गोहत्या के पाप के डर से हीरा जो है वो घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक भी वो बीमार पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था। तभी धनिया जो है वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया घर में आ गई है। अब जुनिया कौन है? तो जुनिया बोलिया की जो विधवा पुत्री है और जिससे जो है गोबर का प्रेम संबंध है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात करता है, पर बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में
रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका जो है वो मिल जाता है। दुनिया को एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन जो है अनाज का ढाल लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत फुस फुकाती है, पर होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान को गिरवी रखकर 80 रुपये जो है लाता है और डांड को क्या करता है, चुकाता है। तो किसके पास गिरवी रखता है? झिंगुरी सिंह के पास गिरवी रख देता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लाज के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वहां मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये महीने की नौकरी करता है और उसकी दी हुई कोठरी में वो रहता है। डांड में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास अब कुछ भी नहीं बचता है। इसी समय पुनिया जो है उसकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव में उसकी ईख सूख जाती है। भोला गाय से रुपये लेना चाहता है, पर रुपये होरी जो है वो दे नहीं पाता। क्योंकि भोला से गाय जब होरी लेके आया था तो उसे 80 रुपये देने थे, वो दे नहीं पाता। तो भोला जो है होरी के बैल को खोल कर लेकर चला जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदारी होरी जो है विवश होकर उसको इसकी बात की अनुमति दे देता है कि आप बैल लेके जाओ। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं के समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि इसी कारण मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना में अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर को चली जाती है। राय साहब को पता चलता है कि होरी से वसूले गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नौखराम से रुपये देने की को कहते हैं और चारों महाजनों बिजली के संपादक ओमकारनाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओमकारनाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में कैसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह से इस खबर को छापने से रोकते हैं। जब गांव में बुआई शुरू होती है तब होरी के पास बैल नहीं है, चूंकि बैल को तो भोला खोल कर लेकर चला गया था। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर माता दीन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजबूर के स्तर तक जो है वो लेकर चला जाता है। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन जुनिया को प्रेम पास में बांधने का प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना के पहुंच जाने से उसका मामला जो है मामला बिगड़ जाता है, अर्थात मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मीक मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए क्या करते हैं, वो वसूल लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश और पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध में गोविंदी पार्क में चली जाती है। उसी समय उसकी मुलाकात मेहता से होती है और मेहता उसकी प्रशंसा कर उसे समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दादा दीन की मजदूरी करने लगता है। वो काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में जो है वो लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोपी सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल को ले आता है। दाता दीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। नोखेराम को लगान वसूल कर उसकी रसीद न देने पर अदालत की धमकी देता है। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर के गोबर जो है वो शहर चला जाता है। राय साहब किधर, राय साहब की कई सारी समस्याएं हैं। उनको कन्या का विवाह करना है, अदालत में एक मुकदमा करना है और सिर पर चुनाव भी है। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई है। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी, इसलिए तनख्वाह से पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वे मना करते हैं तो वे खन्या के पास जाते हैं। खन्या पहले आनाकानी करने के बाद कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम करने सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ देने से मना करते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 रुपये लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 रुपये का चेक जो है वो लिखवा लेती है।
माता दीन की रखैल है सिलिया। अनाज के ढेर से कोई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को देती है तो माता दीन उसे क्या करता है, उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सुलिया दुखी होती है। सिलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथ माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाते भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नुहरी से विवाह करता है। भोला की पहली पत्नी जो है की मृत्यु हो गई है, तो नुहरी से विवाह करता है। नुहरी के साथ बहुओं की नहीं पड़ती। लाला पटेश्वरी शाहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी से शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नुहरी होरी को 200 रुपये देकर उसकी दयाशीलता का, अपनी दयाशीलता का परिचय जो है वो देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वह खोचा लगाता था वहां कोई दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ, वो मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है। झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी के संबंध जो है वो फिर से स्वाभाविक हो जाते हैं। माता दीन नौहरी के प्रति भी आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को रुपए 2 रुपए देता है। रुपए पाकर सिलिया खुश होती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नुहरी के से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं। सोना की आवाज से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत जो है वो फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल के नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मल मुटाव मिट जाता है। मेहता के से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव पहुंचकर लोगों से मिलते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्रपाल से अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्रपाल मालती की वंश रोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है। कुर्की भी आई है। वह मालती मेहता को अपने घर पर ले जाती है, उसकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बन के रहना जो है वो पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया से मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ जो है वो रहने लगता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकने से नौखीराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करने के बदले कुछ रुपए ले ले और खेती करे। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर फिर जो है वो काम करने के लिए लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में की समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाति में वह गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता है, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी में के समय लेट जाता है। उसको कै होती है और उसे लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को लेकर के गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है। सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण माता दिन से बोलती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, और यही गोदान है। और बच्चों इसी के साथ जो है वो गोदान की कथा जो है वो
समाप्त हो जाती है। अगर हम गोदान के पात्रों की बात करें तो इसमें पुरुष पात्रों की अगर बात की जाए तो होरी है, गोबर, मातादीन जो है दातादीन, मंगरू शाहू, पटेश्वरी लाल, जिगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, भोला, हीरा, सुबह, दमड़ी, बशोर हैं। ये ग्रामीण पुरुष पात्र है। अगर ग्रामीण स्त्री पात्र की बात करें तो धनिया, झुनिया, सोना, रूपा, दुलारी, शोभाइन, सिलिया, नोहरी और पुनिया है। अगर शहरी पुरुष पात्र की बात करें तो राय साहब अमरपाल सिंह है, डॉक्टर बी मेहता, मिर्जा खुर्शीद, चंद्र प्रकाश खन्ना, ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तिंखा और सूर्य प्रताप सिंह है। और शहरी अगर स्त्री की बात करें तो मिस मालती, गोविंदी और चुहिया और सरोज जो है वो मुख्य पात्रों में है। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सिमरी से बरारी की मील की दूरी जो है वो 5 मील है। सिमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। गोदान में हजरतगंज और अमीनाबाद का भी उल्लेख किया गया है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 में है। गोदान की रचना में प्रेमचंद को कुल 4 वर्ष का समय जो है वो लगा था। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार गोदान में पात्रों की संख्या 84 है, जिसमें 56 पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पास हैं। हीरे के पास जो है वो 5 बीघे नहीं 3 बीघे की जमीन है। कितने बीघे की? 3 बीघे की जमीन है। सिमरी से बिलारी की दूरी जो है वो 5 मील की है। राय साहब सिमरी के रहने वाले हैं। राय साहब का पूरा नाम अमरपाल सिंह है। होरी बेलारी का रहने वाला है। सिमरी और बेलारी दोनों जो है अवध प्रांत का गांव है। गोदान उपन्यास में झुनिया के पति जो पहला पति है उसका बंबई में उसकी दूध की दुकान थी। तो झुनिया जो है वो भोला की विधवा पुत्री थी। तो जो पहला पति है उसकी बंबई में दूध की दुकान थी। शायद भिनसार हो रहा है इस वक्त में। भिनसार का मतलब सवेरा है। हीरा की पत्नी का नाम पुनिया है, पुनिया है। चौधरी होरी को बांस लेने के बदले 7.5 रुपए दिए थे। होरी ने मगरू शाहू से बैल खरीदने के लिए 60 रुपए जो है वो लिए थे। पंडित दातादीन जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के थे। झुनिया के पिता का नाम भोला था। गपड़ू एक कश्मीरी था। मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के जो है वो अध्यापक हैं। पंडित ओमकारनाथ बिजली पत्र के संपादक हैं। गोदान उपन्यास में श्याम बिहारी तंखा बीमा कंपनी में दलाली का काम करते हैं। मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम कामिनी था। झिंगुरी सिंह और पटेश्वरी गांव के साहूकार हैं। मातादीन और दातादीन ब्राह्मण बाप के बेटे हैं। खन्ना मिल का मालिक है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट हैं। अब हम लोग बात करेंगे गोदान उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गोदान उपन्यास के प्रश्नों में तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए कह रहा 1935, बी 1936, सी कह रहा 1937 और डी कह रहा 1938। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बच्चों गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1936 है। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं इस दूसरे सवाल की। अगर गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास कितने प्रकरणों में विभाजित है। ए कह रहा 36 प्रकरण, बी कह रहा 37 प्रकरण, सी कह रहा 38 प्रकरण और डी कह रहा 39 प्रकरण। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं। तो बच्चों दूसरे का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कुल इसमें 36 प्रकरण हैं। तो ए विकल्प जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। करे गोदान उपन्यास का नायक का क्या नाम है? अर्थात गोदान उपन्यास का नायक कौन है? ए कह रहा मेहता, बी राय साहब, सी गोबर और डी कह रहा होरी। तो आपको बताना है कि गोदान जो उपन्यास है इसका नायक कौन है। तो बच्चों गोदान उपन्यास का जो नायक है वो होरी है। कौन है? होरी है। विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि होरी के गांव का नाम था। तो आपको ये बताना है कि होरी के गांव का क्या नाम था। ए कह रहा है सिमरी, बी कह रहा बेलारी, सी कह रहा मऊ और डी कह रहा झूसी। तो आपको बताना है कि होरी का जो गांव था उसके गांव का क्या नाम है। तो बच्चों होरी के गांव का नाम बेलारी है। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि खन्ना की पत्नी का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि खन्ना की पत्नी का क्या नाम था। ए कह रहा है शर्मिला, बी मालती, सी गोविंदी और डी कह रहा है कनकलता। तो आपको बताना है कि खन्ना की पत्नी जो है उसका क्या नाम था। शर्मिला, मालती, गोविंदी या कनकलता। तो बच्चों खन्ना की पत्नी का नाम जो है वो गोविंदी है। तो विकल्प सी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर छठवें की। कर धनिया को कितनी संतानें हुई थी। तो आपको ये बताना है कि धनिया को कितनी कुल संतानें हुई थी। ए करे 6, बी करे 7, सी करे 8, डी करे 9। तो आपको बताना है कि धनिया को कितनी संतानें हुई थी। 6 हुई थी, 7 हुई थी, 8 हुई थी या 9 हुई थी। तो आपको छठवें का उत्तर बताना है। तो बच्चों छठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? छठवें का उत्तर हो जाएगा
आपको कितनी संतानें हुई थी? तो उसकी कुल 6 संतानें हुई थी। तो विकल्प जो है ए आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 6वें का। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें में कह रहा है कि बेलारी और सिमरी गाँव के बीच की दूरी कितनी है? तो आपको ये बताना है कि बेलारी और सिमरी गाँव के बीच की दूरी कितनी है? ए कह रहा है 4 मील, बी 5 मील, सी 6 मील और डी कह रहा है 7 मील। तो आप बताना है कि बेलारी और सिमरी के गांव के बीच की दूरी कितनी है? तो बच्चों इनकी दूरी जो है वो 5 मील की है। विकल्प जो है वो आपका बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 7वें का। बात सवाल नंबर 8वें की। कह रहा भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? तो आपको ये बताना है कि भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था। ए कह रहा 8 वर्ष, बी कह रहा 10 वर्ष, सी कह रहा 12 वर्ष और डी कह रहा 14 वर्ष। तो आपको ये बताना है कि भोला जो है वो होरी से कितने वर्ष बड़ा था। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। तो बच्चों 8वें का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। वो 10 वर्ष उसकी आयु बड़ी थी, तो 8वें का बी जो है उससे हो जाएगा। बात सवाल नंबर 9 की। कर होली ने भोला से गाय कितने रुपए में ली थी? तो आपको बताना है कि गाय कितने रुपए में ली थी। ए कह रहा है 20 रुपए में, बी कह रहा है 90 रुपए में, सी कह रहा है 80 रुपए में और डी कह रहा है 70 रुपए में। तो आपको बताना है कि भोला से गाय जो है होरी ने कितने रुपए में ली थी। तो बच्चों 80 रुपए में ली थी, वो भी उधार ली थी। कितने रुपए में? 80 रुपए में, वो भी उधारी में ली थी। बात सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहे हैं कि होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? तो आपको बताना है कि होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे। ए कह रहा है 30 रुपए, बी कह रहा है 40 रुपए, सी कह रहा है 50 रुपए और डी कह रहा है 60 रुपए। तो आप बताना है कि होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 30 रुपए जो है उससे लिए थे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है। ए कह रहा है मेहता को, बी ओमकारनाथ को, सी झिंगुरी सिंह को और डी राय साहब को। तो आप बताना है कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है। तो बच्चों सभा चतुर आदमी जो है वो राय साहब को कहा गया है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपए की नौकरी पर रख लिया था। तो आपको बताना है कि गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने गोबर को कितने रुपए की नौकरी पर रखा था। ए कह रहा है 10 रुपया, बी 15 रुपए, सी 20 रुपए और डी कह रहा है 25 रुपए में। तो आप बताना है कि मिर्जा खुर्शीद जो है वो कितने रुपए की नौकरी पर गोबर को रखा था। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 15 रुपए की नौकरी पर रखा था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि राय साहब के कारकुन का नाम क्या था। तो आपको ये बताना है कि राय साहब के कारकुन का नाम क्या था। ए कह रहा है पटेश्वरी, बी नाहर सिंह, सी झिंगुरी सिंह और डी कह रहा है नौखेराम। तो आपको बताना है कि राय साहब के कारकुन का नाम क्या था। बच्चों कारकुन का मतलब होता है काम करने वाला, या यूं कह लें कारिंदा होता है। तो पूछा है कि राय साहब के कारकुन का नाम क्या था। तो बच्चों उसके कारकुन का नाम जो था वो नोखेराम था। तो विकल्प डी जो है वो 13 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि ओमकार नाथ की पत्नी का क्या नाम था। तो आपको ये बताना है कि ओमकार नाथ की पत्नी का क्या नाम था। ए कह रहा है गोमती, बी माधवी, सी सरस्वती और डी लक्ष्मी। तो आपको ओमकार नाथ की पत्नी का नाम बताना है। गोमती है, माधवी, सरस्वती या लक्ष्मी। तो बच्चों ओमकार नाथ की पत्नी का नाम गोमती था। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। बात सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि होरी के गांव में पशु पशु चिकित्सक का आचार्य किसे कहा जाता था। तो आपको बताना है कि होरी के गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य किसे कहा जाता था। ए कह रहा है पटेश्वरी को, बी झिंगुरी सिंह को, सी माता दीन को और डी कह रहा है दाता दीन को। तो आप बताना है कि होरी के गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य किसे कहा जाता था। पटेश्वरी को, झिंगुरी सिंह को, माता दीन को या दाता दीन को। तो बच्चों होरी के गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य जो है वो दाता दीन को कहा जाता था। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था। तो आपको ये बताना है कि होरी की पुत्री सोना का विवाह जो है वो किस गांव में तय हुआ था।
ए कह रहा है झूसी, बी सोनारी, सी सिवरी और डी कह रहा है सिमरी। तो 16 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा सोनारी। तो सोना का विवाह जो है वो सोनारी गांव में तय हुआ था। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटापन से क्या सुख? यह कथन किसका है? तो आपको बताना है 17 का ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा होरी का है, बी राय साहब का, सी खन्ना का और डी कह रहा ओमकार नाथ का। तो 17 का उत्तर आपको देना है कि गोदान उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों गोदान उपन्यास में यह कथन होरी का है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि मालती किससे प्रेम करती है। तो आपको ये बताना है कि मालती किससे प्रेम करती है। ए कह रहा है राय साहब से, बी प्रोफेसर मेहता से, सी रुद्र प्रताप सिंह से और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि मालती किससे प्रेम करती है। राय साहब से, प्रोफेसर मेहता से, रुद्र प्रताप सिंह से या इनमें से कोई नहीं। तो गोदान उपन्यास में मालती किससे प्रेम करती है ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता से। तो विकल्प बी जो है वो 18 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि सिलिया के पिता का नाम क्या था। तो आपको ये बताना है कि सिलिया के पिता का नाम क्या था। ए कह रहा है रमजू, बी कह रहा है हरखू, सी भावनिया और डी कह रहा है मथुरा। तो आप बताना है कि सिलिया के पिता का नाम क्या था। रमजू था, हरखू था, भावनिया था या मथुरा था। तो बच्चों सिलिया के पिता का नाम हरखू था। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 का उत्तर क्या होगा? 19 का बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 में कह रहा है होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी। तो बताना है कि होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी। ए कह रहा है 5 बीघा, बी कह रहा है 6 बीघा, सी कह रहा है 3 बीघा और डी कह रहा है 8 बीघा। तो आपको ये बताना है कि होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी। तो बच्चों गोदान उपन्यास के अनुसार होरी के पास कुल जो है वो 3 बीघा जमीन थी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि भोला के पुत्रों के ना क्या नाम थे। तो आपको ये बताना है कि भोला के पुत्रों के क्या नाम थे। ए कह रहा है जंगी व नागेश, बी कह रहा है नागेश व रमजू, सी कह रहा है कामता व नागेश और डी कह रहा है जंगी व कामता। तो आपको बताना है कि भोला के पुत्रों के नाम थे। तो क्या नाम थे ये आपको बताना है। तो बच्चों भोला के पुत्रों के नाम जो थे वो जंगी और कामता थे। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 21 का उत्तर क्या होगा? 21 का उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि प्रसव के दौरान झुनिया की देखरेख किसने की थी। तो आपको ये बताना है कि प्रसव के दौरान झुनिया की देखरेख किसने की थी। ए कह रहा है चुहिया ने, बी लतिया ने, सी दुलारी ने और डी जंगी व कामता ने। तो आपको ये बताना है कि प्रसव के दौरान झुनिया की देखरेख किसने की थी। चुहिया ने, लतिया ने, दुलारी ने, जंगी व कामता ने। तो बच्चों प्रसव के दौरान झुनिया की देखरेख चुहिया ने की थी। ये लखनऊ में गोबर की पड़ोसन थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 में कह रहे कि राय साहब के पूत का नाम क्या था। पूत मतलब पुत्र से है। तो राय साहब के पुत्र का नाम क्या था। ए कह रहा है रुद्रपाल, बी कह रहा है महीपाल, सी कह रहा है सूर्य कुमार और डी कह रहा है देवपाल। तो आपको बताना है कि राय साहब के जो पूत हैं अर्थात पुत्र हैं उनका नाम क्या था। तो बच्चों राय साहब के जो पुत्र हैं उनका नाम रुद्रपाल था। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहा है कि सिरिया के पुत्र का नाम क्या था। तो आपको ये बताना है कि सिलिया के पुत्र का नाम क्या था। ए कह रहा है श्यामू, बी मौजू, सी रामू और डी हरखिया। तो आप बताना है कि सिलिया का जो पुत्र था उसका नाम क्या था। तो 24 का उत्तर आप बताइए क्या नाम था। श्यामू था, मौजू था, रामू था या हरखिया था। तो बच्चों सिलिया के पुत्र का नाम रामू था। तो विकल्प सी जो है वो आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि मालती के बहनों के क्या नाम थे। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में मालती के बहनों के क्या नाम थे। ए कह रहा है सरोज व सुमित्रा, बी सुमित्रा व निवेदिता,
सी कह रहा है वरदा व सरोज और डी कह रहा है वरदा व सुमित्रा। तो आपको बताना है कि मालती के बहनों के नाम क्या थे। तो बच्चों मालती के बहनों के नाम वरदा व सरोज थे। तो विकल्प सी जो है वो 25 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है। ए कह रहा है मेहता को, बी मालती को, सी राय साहब को और डी ओमकार नाथ को। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है। मेहता को, मालती को, राय साहब को, ओमकार नाथ को। तो बच्चों नवयुग की साक्षात प्रतिमा जो है वो मालती को कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो 26 का क्या होगा, सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहा है कि मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो आपको ये बताना है कि मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी। ए कह रहा है फ्रांस से, बी अमेरिका से, सी जापान से और डी कह रहा है इंग्लैंड से। तो आपको बताना है कि मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी। फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से या इंग्लैंड से। तो बच्चों मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। तो विकल्प जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था। तो आपको ये बताना है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था। ए कह रहा है कैंसर से, बी लू लगने से, सी एचमा से और डी डेंगू से। तो आपको बताना है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था। तो बच्चों इनकी पत्नी का जो देहांत था वो यक्ष्मा रोग से हुआ था। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 कह रहा है कि ओमकार नाथ सिंह निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे। तो आपको बताना है कि ओमकार नाथ सिंह निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे। तो बच्चों ओमकार नाथ को बताना है कि किस पत्र के संपादक थे। ए कर बिजली, बी विचार प्रभाव, सी स्वतंत्र भारत और डी प्रजा सेवक। तो आपको बताना है कि ओमकार नाथ किस पत्र के संपादक थे। तो बच्चों ओमकार नाथ बिजली पत्र के संपादक थे। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 में कह रहा है कि राय साहब की पुत्री का नाम क्या था। आपको ये बताना है कि राय साहब की पुत्री का नाम क्या था। ए कह रहा है ललिता, बी मीनाक्षी, सी अलका और डी कामिनी। तो आपको राय साहब की पुत्री का नाम बताना है। क्या था, ललिता, मीनाक्षी, अलका या कामिनी। तो बच्चों राय साहब की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात सवाल नंबर 31। 31 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन और वक्ता उसका सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है कि बिना घरनी घरभूत का डेरा होरी कहता है। बी कह रहा है संपत्ति और सहृदता में बैर है राय साहब। सी कह रहा है यह गृहस्थी का जंजाल है सोने की हंसिया भोला। और डी कह रहा है जेल जाने से सुराज न मिलेगा ओमकारनाथ। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन किस पात्र के साथ सुमेलित नहीं है। तो बच्चों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जेल जाने से सुराज ना मिलेगा ये कथन धनिया के द्वारा कहा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 32 की। 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है। तो आपको ये बताना है कि किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है। ए कह रहे मनमन नाथ गुप्त ने, बी हंसराज रहबर ने, सी इंद्रनाथ मदान ने और डी कह रहे गंगा प्रसाद विमल ने। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है इसे समाजवादी रचना जो है वो कहा है। तो 32 का उत्तर आपको क्या करना है, बताना है। तो बच्चों हंसराज रहबर ने यह बात कही है। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 33 की। सवाल नंबर 33 में कह रहा है कि बिरादर ही तारेगी तो तरेंगे, यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे ये कथन किसका है। ए करे गोबर, बी होरी, सी मेहता और डी भोला। तो आप बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है वो होरी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 33 का। बात
सवाल नंबर 34 की 34 में कह रहा है कि किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। तो आपको ये बताना है कि किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। ए कह रहा है रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह। तो 34 का उत्तर आपको बताना है कि किसने जो है वो कबीर के बाद प्रेमचंद को दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। तो प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार जो है वो रामविलास शर्मा ने कहा है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 35 की 35 में कह रहा है कि किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। तो आपको ये बताना है कि किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। ए कह रहा नंदुलारे वाजपेयी ने, बी इंद्रनाथ मदान ने, सी गंगा प्रसाद बिमल ने और डी कह रहा बी और सी दोनों ने। तो आपको बताना है कि किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने, इंद्रनाथ मदान ने, गंगा प्रसाद बिमल ने या बी और सी दोनों ने। तो 35 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 35 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद बिमल दोनों ने जो है इसको वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। बात हम लोग करते हैं सवाल नंबर 36 की 36 में करें किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है। आपको ये बताना है कि किसने जो है गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है। ए राम खिलावन पांडे ने, बी नलिन बिलोचन शर्मा ने, सी मोहन अवस्थी ने और डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आपको बताना है 36 का उत्तर कि किसने जो है वो गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है। तो बच्चों ये बात राम खिलावन पांडे ने कही है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36 का उत्तर। अब सवाल 37 की 37 में करेक्ट निम्नलिखित में कौन शहरी पात्र नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है वो शहरी पात्र नहीं है। ए मिर्जा खुर्शीद, बी डॉक्टर बी मेहता, सी मिस मालती और डी मंगरू साहू। तो आपको बताना है कि कौन इसमें शहरी पात्र नहीं है। तो 37 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 37 का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। मंगरू साहू जो है वो ग्रामीण पात्र है, ना कि शहरी पात्र है। बाकी तीनों लोग शहरी पात्र की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 38 की 38 में कह रहे हैं कि भोला का दूसरा विवाह किससे होता है। तो आपको ये बताना है कि धोला भोला का दूसरा विवाह जो है वो किससे होता है। ए सीलिया, बी जुनिया, सी नोहरी और डी पुनिया। तो आपको ये बताना है कि भोला का दूसरा विवाह किसके साथ होता है। आपको पता है कि भोला की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों भोला का दूसरा विवाह जो है वो नोहरी से होता है। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 39 की 39 में कह रहा है कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। तो आपको ये बताना है कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं कौन है। ए कह रहा है ओमकारनाथ, बी श्याम बिहारी तनखा, सी कह रहा है सरोज और डी कह रहा है सूर्य प्रताप सिंह। तो आपको बताना है कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन थे। ओम प्रकाश, ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, सरोज या सूर्य प्रताप सिंह। तो बच्चों दैनिक पत्र बिजली के संपादक जो थे उनका नाम ओमकारनाथ था। विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 40 की 40 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है। ए कह रहा है जुनिया, बी कह रहा है जुनिया, सी होरीराम और डी मेहता। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास की शुरुआत जो है वो किस शब्द से होती है। जुनिया से, झुनिया से, होरीराम से या मेहता से। तो बच्चों गोदान उपन्यास की शुरुआत जो है वो होरीराम शब्द से होती है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सवाल नंबर 41 की 41 में कह रहा है कि होरी के कितने भाई हैं। तो आपको ये बताना है कि होरी के कितने भाई हैं। एक, ए कह रहा है एक, बी तीन, सी चार और डी दो कह रहा है। तो आप बताना है कि होरी के कितने भाई हैं। तो बच्चों आपको होरी के भाइयों की संख्या बतानी है, एक, तीन, चार या दो। तो बच्चों होरी के दो भाई हैं। कितने? दो। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा और शोभा। बात सवाल नंबर 42 की 42 में कह रहे हैं कि राय साहब के यहाँ होने वाले धनुषयज्ञ में होरी किसकी भूमिका निभाता है। तो आपको ये बताना है कि राय साहब के यहाँ होने वाले धनुषयज्ञ में होरी किसकी भूमिका निभाता है। ए जनक की, बी रावण की, सी माली की और डी चौकीदार की।
तो आपको बताना है कि राय साहब के होने वाले धनुषक में होरी किसकी भूमिका निभाता है? जनक की, रावण की, माली की या चौकीदार की? तो बच्चों होरी जो है वो माली की भूमिका निभाता है। तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। 43 में कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास में किसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है? तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में किसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है? ए कह रहा है धनिया को, बी सीलिया को, सी नुहरी को और डी मिस मालती को। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में किसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है। तो बच्चों यह कथन जो है वो मिस मालती के लिए कहा गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। तो 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 44 की। 44 में कह रहा है कि होरी के कितने लड़के बचपन में बिना दवा दारू के मर गए? तो आपको बताना है कि होरी के कितने लड़के जो है बचपन में बिना दवा दारू के मर गए थे? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो 44 का उत्तर बताना है कि 44 का उत्तर क्या होगा? कि होरी के कितने लड़के बचपन में बिना दवा दारू के मर गए? तो बच्चों होरी के कुल 3 बच्चे जो है मर गए थे। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 45 की। 45 में कह रहा है कि होरी की गाय को जहर कौन देता है? तो आपको ये बताना है कि होरी की गाय को जहर कौन देता है? ए कह रहा है पुनिया, बी भोला, सी शोभा और डी हीरा। तो आपको बताना है कि होरी की गाय को जहर कौन देता है? पुनिया, भोला, शोभा या हीरा। तो बच्चों होरी की गाय को जहर जो है वो हीरा देता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। 46 में कह रहा है कि प्रेमाश्रय के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया, जो भारतीय किसानों की जाति विशेषता है। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि गोदान के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह। तो 46 का उत्तर आपको बताना है कि ये किसके द्वारा जो है वो कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर? तो 46 का डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 47 की। 47 में कह रहे कि प्रेमचंद की शिखर कृतियों में गोदान एक ऐसी कृति है जो उनके विचार मानों और कलामानों को नया आयाम देती है। उनकी शेष कृतियों की जो विधि है वह गोदान अर्थों में भारतीय ग्राम इकाई और नगर इकाई का महाकाव्य कहा जा सकता है। गोदान के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि गोदान के संबंध में यह बात किस आलोचक ने कही है? ए कह रहा है शिवदान सिंह चौहान, बी गंगा प्रसाद बिमल, सी राम रूप चतुर्वेदी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम स्वरूप चतुर्वेदी है। इसमें पौ जो है आपका छूट गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि 47 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों ये कथन जो है वो गंगा प्रसाद बिमल का है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 48 की। 48 में क्या कह रहा है? 48 में कह रहा है इस उपन्यास का बृहद शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदंड पर खड़ा है, उसकी प्रचुरता और विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग छेपक से लगते हैं। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? तो आप बताना है कि गोदान के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि गोदान के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों गोदान के संबंध में यह कथन जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 49 की। 49 में कह रहा है कि गोदान की प्रधान कथा का नायक अर्थात उसे लेकर चलने वाला होरी को हटा दीजिए तो गोदान का कथा संसार ताश की तरह बिखर जाएगा। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किस आलोचक का है? ए डॉक्टर गोपाल राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का उत्तर बताना है कि यह किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है गोपाल राय के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 50 की। 50 में कह रहे हैं गोदान में न तो महाकाव्य के औदात्य और उत्कर्ष का समारंभ आया है और न ही गहनतम उच्छ्वास तथा तन्मयताकारी प्रभाव व्यक्त हुआ है।
यह राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता। टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, यह कथन किसका है? तो 50 में उत्तर बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा या आनंद आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। तो 50 का उत्तर बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, ये कथन जो है आचार्य नंदुलारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हमने सिर्फ 50 प्रश्नों की बात की है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए जो है इसका एक दूसरा पार्ट होगा जिसमें और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।